नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसे कि सीडीपीओ का जो पेपर 2 है उसमें लगभग साइंस से 30 प्लस प्रश्न रहेंगे, जिसमें आप लोगों को आज हम प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं और उसका साथ में डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। हमने एक क्लास के माध्यम से उसको कंप्लीट करवाया, आज हमारा दूसरा क्लास है और अगर हो सके तो आज पहला क्लास जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। चलिए इसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किन्हीं भाई को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और वहां पर सर्च करना आपको पीसीएस फाउंडेशन, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है, पहला सवाल कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। कि पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। बताइए आप लोग, प्राथमिक यौन जो अंग है वो कौन सा है महिलाओं में। तो आपको पता होगा कि महिलाओं में जो प्राथमिक यौन अंग है वो हो जाएगा आपका कौन सा। इसका जो सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही, यह जो सही आंसर है अंडाशय, इसका सही आंसर है। क्योंकि जो अंडाशय में ही प्राथमिक, इसको बोलते हैं प्राथमिक यौन अंग है। देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इसीलिए आपके लिए फिगर लेकर आए हैं साथ में। ये जो है ना, आप जो ये देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। इसको ये देख रहे हैं, इसको गर्भाशय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रीवा बोलते हैं और इसको योनि बोलते हैं। इसी प्रकार फिगर के माध्यम से अब बहुत ही मजेदार तरीकों से इसको पढ़ेंगे। चलिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अंडाशय प्राथमिक महिला प्रजनन अंग है, इसमें अंडे या अंडे उत्पन्न होते हैं। काचे होते हैं वहां पे अंडे उत्पन्न होते हैं, जो एक जोड़ी के रूप में मनुष्यों और अन्य केशुरुकियों में मौजूद होते हैं। फेलोपियन ट्यूब जिसे गर्भाशय ट्यूब, जिसे डिम्ड वाहिनी या सलिपंक्स, यानी जिसको एक वचन सेलिपंक्स बोलते हैं के रूप में भी जाना जाता है। मानव मादा में युग्मित ट्यूब है। क्या है, युग्मित ट्यूब है मानव मादा में, जो गर्भाशय से अंडाशय तक फैलती है। मतलब जो एक मानव युग्मित है जिसमें ट्यूब है, जो गर्भाशय से अंडाशय तक फैलती है। गर्भाशय एक खोखला पेशी अंग है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच महिला श्रोणि में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, जो मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रोणि में स्थित होता है। स्तनधारियों में योनि महिला जनांग पथ का लोचदार मांसल भाग है। मनुष्यों में यह वेस्टिट्यूबल से गर्भाशय ग्रीवा तक फैली हुई। कहां से कहां तक, वेस्टिट्यूबल से गर्भाशय ग्रीवा तक फैली हुई। चलिए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही मजा आएगा पढ़ के, फिगर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का नर हिस्सा है। इसमें देखिए ऑप्शन आपको देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे स्टिग्मा, स्टेमेन, क्रिस्टल, ये जो क्या क्या लिखा हुआ है, ये जो है इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से एक फूल का नर हिस्सा जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेमेन। इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर इसको बोलते हैं, पुंकेसर इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो है ना इसको, देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसको एक क्या है, फूल का नर हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़े बारे में जानते हैं कि पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। पुंकेसर जो है फूल का नर भाग होता है और स्त्री केसर पौधे का मादा भाग होता है। देखिए यहाँ स्त्री केसर यहाँ पे होगा फिगर में, इसमें नहीं दिखाया गया है। चलिए इसमें जो स्त्री केसर जो है मादा का भाग होता है, यह आमतौर पर एक बॉलिंग पिन के आकार का होता है। कैसा होता है, बॉलिंग पिन के आकार का होता है और फूल के केंद्र में स्थित होता है। कहां पे स्थित होता है, फूल के केंद्र में यह स्थित होता है। इसमें एक कलंक शैली और अंडाशय होते हैं। क्या, एक कलंक शैली और अंडाशय होते हैं। अगला सवाल है कि केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। तीसरा नंबर जो सवाल कह रहा है आपका कि केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। बताइए इसमें क्या क्या है, बताइए इसमें जो है घटक की पहचान करने बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। देखिए यहाँ पे केंद्रक झिल्ली कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल जो है इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इसका आकार जो होता है ना, आकार इस तरह होता है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिका जहाँ पाए जाने वाले घटक की पहचान में आपका केंद्रक झिल्ली है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रक झिल्ली वह घटक है जो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक
और बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, और यूकेरियोटिक जानवरों और पौधों की कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कि राइबोसोम जो है ना प्रोकैरियोटिक और इधर यूकेरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो आपको मालूम होगा कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वे WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो कीटाणुओं के खिलाफ लड़ता है। इसका फिगर भी हम लाए हैं ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या इसका प्रणाली का? प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करती है। कहां से किससे बचाने में मदद करती है? तो संक्रमण से बचाने में मदद करती है। यह विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया और वायरस जैसे कीटाणुओं से यह लड़ती है। किससे किससे? बैक्टीरिया और वायरस जैसे कीटाणुओं से लड़ती है, यानी हमको प्रतिरक्षा प्रणाली में विकसित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? देखिए हम इसके पेशाब का फोटो भी लेकर आए हैं कि मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होने वाला है ये जो है यूरोबिलिन जो है, ये मूत्र में पीले रंग के होने वाले के लिए जिम्मेदार है यूरोबिलिन। इसके बारे में जानते हैं कि यूरोबिलिन या यूरोबिलिन या यूरोक्रोम मुख्य रूप से मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। जो यूरोबिलिन जो है ना इसको क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम भी बोलते हैं, जो मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। इसी क्रम में आगे बढ़ते, वीडियो अच्छा लगेगा तो भाई साहब शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। छठा नंबर सवाल है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? बताइए, इस तरह रहता है ना, ये बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका जो है मानव शरीर का जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, इसका नाम तो छोटी है लेकिन काम बड़ी करती है। इसका आंसर सही हो जाएगा छोटी आंत। चलिए, भोजन का अधिकांश पाचन जो है छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, जो GI ट्रैक्ट का सबसे लंबा है। इसका लंबाई अगर पूछे तो 7 मीटर और फीट में पूछे तो 22 फीट हिस्सा है। एक प्रमुख पाचन अंग पेट है। इसमें कितना मीटर है? तो ये 7 मीटर लगभग में जो है लंबा है, यानी कि फीट में बोले तो 22 फीट। चलिए आगे बात करते हैं। अनानास एक प्रकार का पौधा, आप लोग खाए अनानास जी? तो अनानास किस प्रकार का पौधा? हाइड्रोफाइट है कि मेसोफाइट है कि जेरोफाइट है कि हाइग्रोफाइट है? जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कौन? जेरोफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? इसके बारे में जानते हैं। जेरोफाइट जो है पौधों की एक प्रजाति जिसमें थोड़ा तरल पदार्थ पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन होता है, जैसे कि रेगिस्तान या अल्पास या अंटार्कटिक में बर्फ के से ढका क्षेत्र। इससे क्या है ना, वहां पर थोड़ा तरल पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए वो अनुकूलन होता है। मतलब थोड़ा सा पानी रहेगा ना तो वो मेंटेन कर लेगा। उदाहरण के लिए जैसे केकिट, अनानास और कुछ जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, जैसे उदाहरण के लिए। अब हम बात करें हाइड्रोफाइट के बारे में, तो हाइड्रोफाइट जो क्या है? जो केवल पानी में या पानी में बढ़ता है। जो क्या होता है? जो केवल पानी में और पानी में बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट बोलते हैं। और मेसोफाइट अगर पूछे तो मेसोफाइट जो हो जाएगा एक पौधा जिसमें केवल मध्यम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, उसको हाइग्रोफाइट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिसको मेसोफाइट किसको बोलते हैं? जिसमें मध्यम पानी होती है। हाइड्रोफाइट किसको बोलते हैं? जिसमें केवल पानी ही चाहिए। और जेरोफाइट क्या बोलते हैं? कि थोड़ा पानी चाहिए, वो अपने आप उग जाएगा। हाइग्रोफाइट किसको बोलते हैं? हाइग्रोफाइट जो है जमीन के ऊपर रहने वाला एक पौधा जो आसपास की हवा में प्रचुर नमी वाले पेड़ की स्थितियों के अनुकूल होता है। मतलब जो ऊपर में नमी वाले होता है उसको जो पेड़ की स्थितियों के अनुकूल होता है। चलिए आगे बात करें। इनमें से किस खनिज द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? इनमें से किस खनिज द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो बताइए आप लोग, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये आयोडीन के द्वारा इसको संश्लेषण किया जाता है। किसको? थायरोक्सिन हार्मोन को। जानिए इसके बारे में क्या है कि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। आयरन
रक्त उत्पादक के लिए एक आवश्यक तत्व। जो आयरन, अगर हम बात करें आयरन जिसको बोलते हैं, वो रक्त उत्पादन के लिए एक आवश्यक तत्व है। और शरीर का लगभग 70% आयरन हीमोग्लोबिन नामक लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। जो 70% आयरन जो होता है ना, वो जो हीमोग्लोबिन नामक लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट विटामिन B12 का एक अभिन्न अंग है, इसलिए कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक? कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक है। कैल्शियम रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें जमने में? रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है। मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है और सामान्य हृदय ताल को और तंत्रिका कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? जो अब कैल्शियम जो है रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है और सामान्य हृदय ताल को तंत्रिका कार्यों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल है कि निम्न में से किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? ये थोड़ा सा खबरों में भी रहा है कि किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस जो बीमारी है सी विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है। जानिए क्या होता है कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और सी भी अल्पकालिक तीव्र संक्रमण और के रूप में शुरू होता है। कब? अल्पकालिक तीव्र संक्रमण के रूप में शुरू होता है, लेकिन कुछ लोगों में वायरस शरीर में रहता है। किसमें? शरीर में रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पुरानी बीमारी और लंबे समय तक जिगर की समस्याएं होती है। जिगर की समस्याएं होती है। हेपेटाइटिस ए और बी को रोकने के लिए टीके हैं, हालांकि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं बना है। नहीं है कि हेपेटाइटिस और बी, ए और बी रोकने के लिए टीका बना हुआ है, लेकिन सी के लिए नहीं बना हुआ है। 10वां नंबर सवाल है कि मनुष्य में हिचकी आमतौर पर निम्न शिफ्टिंग के कारण होती है। जैसे कि मनुष्य में जो हिचकी आता है, जैसे खाना हिचकी जो आता है हिचकी, तो किसके कारण आता है? तो आप जानते हो पेट में इस तरह का कार का होता है डायफ्राम, उसके कारण क्या होता है? हिचकी आता है। जानते हैं इसके बारे में। चलिए, हिचकी डायफ्राम के अनैच्छिक संकुचन के कारण होता है। अनैच्छिक संकुचन के कारण होता है। मांसपेशी जो छाती को पेट से अलग करे, जो छाती जहां अलग होता है, जैसे कि ये हमारा छाती हो गया, ठीक है, ये पेट हो गया, यहाँ जो अलग होता है वो क्या करता है? सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में किया जाता है? आप लोग बचपन से नहीं, लगभग 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे होंगे कि वाहनों में जो हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जब अवतल दर्पण जो है ना वो फोकस पर रखा जाता है, तो यह प्रकाश को अनंत यानी लंबी दूरी तक फैलने देता है। मतलब ऐसे कि हो गया, ठीक है, ये कहां तक फैलने गया? पूरा फैल जाएगा अनंत दूरी तक। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? बताइए, न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है। जानते हैं इसके बारे में कि न्यूटन का दूसरा नियम जो है, इसमें कहा गया है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल, से बल को F से डिनोट कर रहा है, पिंड के द्रव्यमान m से के बराबर होता है, जो उसके द्रव्यमान के केंद्र यानी के बराबर F बराबर ma होता है से त्वरण से गुना होता है। मतलब कि न्यूटन का जो दूसरा नियम कहा गया है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है, जो उसके द्रव्यमान के केंद्र यानी F बराबर ma के त्वरण से गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर जो सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? बताइए, जो निम्नलिखित में से कौन है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर होगा कि ये जो किसका उदाहरण है, ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पानी जो बांध के पीछे है, तो क्या, जैसे कि ये बांध बना हुआ, ठीक है, ये पानी है, तो ठीक इसके पीछे जो पानी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए आगे बात करें। बांध के पीछे का पानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के पास स्थित स्थिति में संचित ऊर्जा है। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के पास स्थित स्थिति की संचित ऊर्जा है। चलिए अब आता है 14वां नंबर जो सवाल है आपका, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? टोकामक नामक जो उपकरण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? ये जो हो जाएगा आपका, यह परमाणु से संबंधित है। कौन?
टोकामक नामक। इसके बारे में जानते हैं। टोकामक नामक यह एक उपकरण परमाणु ईंधन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टोकामक प्लाज्मा के चुंबकीय बंधन के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। टोकामक में फ्यूजन रिएक्शन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन को दो आइसोटोप के साथ संचालित किया जाता है। एक मिनट दोस्त। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का जो है सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बात करते हैं इसका जो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था, कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत को दिया गया था। चलिए इसमें देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसमें दो परस्पर संबंधित सिद्धांत शामिल है, जैसे विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक घटनाओं पर विशेष सापेक्षता लागू होता है। इसमें क्या होता है ना कि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक घटनाओं पर विशेष सापेक्षता लागू होता है। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण के नियम और प्रकृति की अन्य शक्तियों से इसके संबंध की व्याख्या करता है। क्या बोलता है कि सामान्य सापेक्षता जो गुरुत्वाकर्षण है के नियम को प्रकृति की अन्य शक्तियों से इसके संबंध की व्याख्या करता है। चलिए आगे बात करते हैं। भौतिकी में अस्टेरेडियन की इकाई है। बताइए 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 बताइए, बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए कि भौतिकी में अस्टेरेडियन की इकाई क्या है। इसका जो जानते हैं ना, ठोस कोण को क्या बोलते हैं? ठोस कोण को माप की इकाई है कौन? अस्टेरेडियन। चलिए क्या होता है अस्टेरेडियन? देखिए ठोस कोण की माप, एक अस्टेरेडियन को एक गोले के ठोस कोण में रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे जो सतह को उस सतह द्वारा एक गोले के केंद्र में अंतरित होता है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। इसका जो प्रतीक है ना, एस आर से स्टेरेडियन को एस आर से डिनोट करते हैं। गोले की सतह द्वारा गोले के केंद्र में बने ठोस कोण का कहा जाता है। जैसे कि एक गोला है तो खोला नहीं, पूरा हार्ड होना चाहिए। इसी को मापने के लिए जो है ये स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। इसको एस आर से डिनोट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट अंदाजे में देखें ताकि आपका समय भी ज्यादा ना लगे और ज्यादा चीज आपको मिल सके। निम्न में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरणों को मापता है? बताइए निम्न में से कौन जो है अवरक्त किरणों को मापता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोलोमीटर जो है ना, ये अवरक्त किरणों को मापता है। चलिए इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे कि बोलोमीटर जो है ये अवरक्त विकिरणों को मापने वाला उपकरण है, ठीक है। और जो है पायरेलियोमीटर, जो अगर बात करें, अगर किसी पूछते हैं कि पायरेलियोमीटर क्या है, पायरेलियोमीटर जो उपकरण है इसे विशेष रूप से प्रत्यक्ष बीम और सौर विकिरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या किया गया है? पायरेलियोमीटर एक उपकरण है जिसे विशेष रूप से प्रत्यक्ष बीम और सौर विकिरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसके बात करें कैथीमीटर, कैथेटोमीटर जो अगर बात करें, पायरेलियोमीटर क्या है? प्रत्यक्ष रूप से बीम और सौर विकिरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। कैथीटोमीटर जो है यह छोटी ऊर्ध्वाधर दूरियों को सटीक माप के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्या है? छोटी ऊर्ध्वाधर दूरियों को सटीक माप के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। अगला सवाल है कि हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुरता में पाया जाता है, बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते होंगे कि सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व होने के कारण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, मतलब सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन ब्रह्मांड का दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा। ऑक्सीजन किसका? पहला हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। प्रचुर तत्व पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सामान्य तत्व जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 47% है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? गलत गलत सुन लीजिएगा, यहाँ गलत कथन पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा आंसर सही? धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जी बिल्कुल यह सही है कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सही हो जाएगा कि नहीं करते हैं। धातुओं की आयनन
एंथैल्पी कम होती है, जो है धातुओं की आयनन एंथैल्पी जो कम होती है, यानी कि हमारा ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा इसका जो कथन है। जिससे इस बात करें धातुओं के भौतिक गुण बिजली के उष्मा के कुचालक और क्या है कि धातुओं के भौतिक जो है बिजली के उष्मा के कुचालक गैर आघात वर्णीय और ना सॉरी ना ही तन्य है। भंगुर ठोस कमरे के तापमान पर ठोस तरल या गैस हो सकते हैं। ये धात्विक जो और धान्विक और पारदर्शी नहीं होते, मतलब मतलब आवाज नहीं करते और पारदर्शी भी नहीं होते। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आप लोग जो है रोजमर्रा जो जिंदगी में जी रहे हैं उसमें भी यूज किए होंगे वाटर हीटर का। तो वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाले कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है किसका? ये हो जाएगा आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं इसके बारे में? अपेक्षाकृत जो उच्च गतिरोध और उच्च गलनांक के कारण नाइक्रोम का उपयोग आमतौर पर वाटर हीटर में उपयोग की जाने वाली कुंडली बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है कि उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक के कारण नाइक्रोम का उपयोग आमतौर पर वाटर हीटर में प्रयोग की जाने वाली कुंडली के लिए बनाया जाता है। इसमें 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। अगला सवाल है कि समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? बताइए ना। बहुत ही आसान, हम आसान सवाल इसलिए लेकर आए कि थोड़ा सा आपको देखना है और इससे फिर उसके बाद हम थोड़ा टफ लेवल लेकर आएंगे, मतलब लेवल को ऊंचा करते जाएंगे। जैसा पूछा है कि समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नमक रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, उसको बोलते हैं नमक का रासायनिक नाम को Na। चलिए, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। जो समुद्री जल में क्या है कि सोडियम क्लोराइड की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? बताइए, आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल पूरा पूरा नहीं, मतलब कुछ कुछ। तो इसका जो 87 क्रमांक है, हम इसके ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको बस आंसर बताएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन बता के आपको खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा बताने का प्रयास करेंगे तो यह ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा और आपको देखने में मजा नहीं आएगा। तो निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? तो बताइए किसका जो परमाणु क्रमांक 87 है? तो फ्रांसियम का जो है परमाणु क्रमांक 87 है। परमाणु क्रमांक अगर फ्रांसियम की बात करें 87 है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज के निदान के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि फ्रांसियम जिसका परमाणु क्रमांक जो है 87 है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज के निदान के लिए किया जाता है। या परमाणु रिएक्टर में रेडियम की न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? बमबारी द्वारा प्राप्त किया जाता है। सीजियम इसका जो है परमाणु संख्या कितना है? 55। लिथियम का 3, रुबिडियम का 37। ज्यादा इंपोर्टेंट कौन हो जाएगा? फ्रांसियम, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज के निदान के लिए किया जाता है। 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्मा का कुचालक नहीं पूछा है? कुचालक नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक कुचालक जो है उष्मा का पारा नहीं है, बाकी सब है। इस पारा जो है कुचालक नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पारा एक भारी चांदी जैसा सफेद तरल धातु है। जैसे पारा है, ये भारी जो चांदी जैसा सफेद तरल धातु है और अन्य धातुओं की तुलना में यह उष्मा का कुचालक है। अन्य धातु की तुलना में यह क्या? उष्मा का कुचालक है, लेकिन विद्युत का सुचालक है। क्या लेकिन है? उष्मा का कुचालक है, लेकिन विद्युत का यह सुचालक है। याद रखिएगा, यह विद्युत का कुचालक भी है, इसलिए यह विद्युत स्विच का एक उपयोगी घटक है। चलिए आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बहुत ही मजेदार, कम समय में ज्यादा चीजों को जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? बताइए, ओजोन परत को कौन सा नष्ट करता है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं, जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वे ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। समताप मंडल से हटाए जाने से पहले एक क्लोरीन परमाणु एक कितना है जाएगा? काय दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। क्या है कि समताप मंडल में हटाए जाने से ये पहले एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है और ओजोन की प्राकृतिक से बनने की तुलना में अधिक तेजी से नष्ट हो सकता है। अगला और लास्ट सवाल है कि मीथेन जो है रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली लेकिन ज्वलनशील गैस होती है। इसको जो मीथेन है ना, वो रंगीन होता है, गंधहीन होता है और गैर विषैली होता है, लेकिन क्या ज्वलनशील गैस होती है। इसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन का सामान्य नाम बोले तो क्या हो सकता है? इसका सामान्य
इसको आप लोग रोज पढ़े होंगे, मार्स गैस उसको बोलते हैं, मार्स गैस। इसके बारे में जानते हैं, मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पानी के नीचे और दलदल का उत्पाद है। मीथेन गैस जो है मार्स के गैस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पानी के नीचे दलदल का उत्पाद है। प्राकृतिक गैस और कोयले का उत्पादन का दहन मीथेन का मुख्य स्रोत है। क्या है कि प्राकृतिक गैस और कोयले का उत्पादन और दहन मीथेन का मुख्य स्रोत है। चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगेगा तो भाई साहब लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत जोहार आप सभी साथियों का।